हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपका साइंस चैप्टर नंबर 2 पार्ट सी है। अपन ने अभी तक 2 पार्ट पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे और नुकसान पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक पार्ट में फ़ायदा पढ़ा, एक पार्ट में थोड़ा बहुत फ़ायदा और बाकी नुकसान पढ़ लिए। अब अपन ने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन को ख़राब कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग नाम की बीमारी हो जाती है ना। हमारे पेट में वो जहर बन जाता है। तो फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया कैसे जाए, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मैं देखो मेन पार्ट पढ़ूंगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे भोजन को खराब करते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ बैड टेस्ट। और जो खाना खराब हो जाता है, यानी बांस जाता है, कहते हैं ना, खाना रोटी बांस गई, तो खाना जब खराब हो जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शंस हो जाती है, जिसमें केमिकल्स ही चेंज हो जाते हैं। पहेली कुछ मैंगोज़ लेकर आई और कुछ दिनों बाद उनको खा नहीं सकी। आगे आगे जाके उन्हें पता चला कि वो ख़राब हो गए, सड़ गए। क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको ख़राब कर दिया। लेकिन उसे पता है कि जब उन्हीं मैंगोज़ का जब अचार, उसी तरह के, उन्हीं का नहीं मतलब उसी तरह के मैंगोज़ का जब अचार बनाती ग्रैंड मदर, तो वो तो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर उस अचार में क्या डालती है? फूड प्रिजर्वेशन के कुछ मटेरियल डालती है जो उसको ख़राब होने नहीं देते। तो अपन कुछ मेथड्स अब पढ़ेंगे जिससे अपन फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नमक या फिर एडिबल यानी खाने लायक तेल मिलाना, ये 2 तरीके हो सकते हैं जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोक सकते हो बढ़ने से। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को, यानी एडिबल मतलब खाने योग्य ऑयल्स को, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, बचाने वाले पदार्थ फूड को। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम नमक या फिर एसिड मिलाते हैं, थोड़ा एसिटिक एसिड होता है जिसको विनेगर कहते हैं, उसको अपन अचार में मिलाते हैं ताकि उसमें कीटाणु ना लगें। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। अब ये केमिकल्स के नाम है, सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इनको मिलाने से अचार में या जिस भी चीज़ में मिलाएंगे वो ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कीटाणु को बढ़ने से रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने से रोकता है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। जैम जो अपन खाते हैं ना, जैम खाते हैं ब्रेड पे लगा के, या स्क्वैशेस नाम का भी एक मटेरियल है, तो उनको ख़राब होने से भी ये बचाते हैं। अब आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब घरों में जो अपन का नमक इस्तेमाल करते हैं, NaCl, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो उससे कैसे बचाते हैं? कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। काफ़ी पुराने टाइम से मीट, मांस को और मछलियों को सड़ने से, कीटाणु लगने से बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट काम में लिया गया। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टमरिन एक्सेट्रा। तो मीट के ऊपर, फिश के ऊपर, जो मीट या मछलियाँ लाते हैं खाने के लिए, तो उसको दुकानदार क्या करते हैं, उस पर नमक लगा के रख देते हैं, जिससे काफ़ी टाइम तक वो ख़राब नहीं होती। और आंवला या कच्चे मैंगो यानी कैरी, या टमरिन यानी इमली, इनको भी नमक लगाकर बचाया जाता है, काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होते। अब आता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर से कैसे बचा सकते हैं? शुगर मतलब चीनी नहीं हुई यहाँ पे, जैम्स, जेलीज, सॉरी चीनी हो गई। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। जैम को, जेली जो होती है खाने लायक, उनमें भी चीनी मिलाकर, शुगर मिलाकर बचाया जाता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड। शुगर क्या करता है? नमी को आने से रोकता है भोजन में, इसमें जैम, जेलीज और स्क्वैशेस में, जिससे बैक्टीरिया उनमें बढ़ नहीं पाता और हमारा खाना भी खराब नहीं होता। अगला आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर से, विनेगर एक एसिटिक एसिड है, उससे कैसे बचाया जाता है भोजन को? मतलब इनका इस्तेमाल करके। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट। तो अगर आप अचार बना रहे हो, अचार में तेल और विनेगर डाल दिया, तो उसमें बैक्टीरिया कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा और आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। और इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन लिक्विड बनाकर इसमें वेजिटेबल यानी सब्जियां, फल, फिश और मीट को भी बचाया जाता है सड़ने से, ख़राब होने से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब गर्म और ठंडे का ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क इट बिफोर स्टोर्ड और यूज्ड। आप कभी भी दूध लाते हो तो सबसे पहले उसको गर्म करते हो, ठीक है, बिना गर्म करे थोड़ी स्टोर करते हो। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। देखो, अगर आप दूध लाते हो ना, उसमें बहुत सारे कीटाणु होते हैं कच्चे दूध में, तो आप उसको गर्म करते हो, तो गर्म करने से क्या होता है, दूध में से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और दूध एकदम फ्रेश हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होता है, देखो बैक्टीरिया को मारने का तरीका है गर्म करो,
और बैक्टीरिया नहीं बढ़े उसका तरीका है फ्रिज में रख दो, ठंडे वातावरण में रखो। तो अगर आपने फिर दूध को फ्रिज में रख दिया तो उसमें दोबारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो ठंडा वातावरण बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकता है और गर्म वातावरण बैक्टीरिया जो है उसको किल करता है। पेस्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। अब देखो एक आता है पेस्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है, अपन थैली में लाते हैं ना, वो कहता है उसके ऊपर देखो लिखा हुआ होगा पेस्चुराइज्ड मिल्क। तो उसको बिना गर्म किए भी अगर पी लेंगे तो अपन को माइक्रोब्स नहीं आएंगे। क्यों? पेस्चुराइजेशन कैसे किया जाता है, मिल्क को पेस्चुराइज कैसे बनाया जाता है? द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। इसमें दूध को क्या करते हैं, जब फैक्ट्रीज में जब दूध थैली में पैक होता है तो उससे पहले उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, जिससे सारे कीटाणु मर जाए, और फिर उसको सडनली ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और फिर ठंडा करने से उसमें और माइक्रोब दोबारा नहीं फैलते। 70 डिग्री तापमान गर्म करने पे मर जाते हैं, फिर ठंडा करने से दोबारा नहीं फैलते। ये प्रोसेस लुइस पैस्चर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था कि, और इसी प्रोसेस पे हमारी जो सरस डेयरी, लोटस डेयरी, इनसे दूध आता है ना, वो ऐसे ही पेस्चुराइज करके आता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चुराइजेशन, कि पहले गर्म करो फिर ठंडा करो। गर्म करोगे तो कीटाणु मर जाएंगे और ठंडा करोगे तो दोबारा नए कीटाणु उसमें नहीं लगेंगे। आता है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. आजकल वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम पिस्ता हो गया, तो ये क्या होते हैं, ऐसे पैकेट में आते हैं जिसमें हवा भरी होती है पहले से। हवा मतलब सूखी हवा, तो उसमें पैकेट्स में आते हैं ताकि बाहर की जो नमी है उस थैली में जा ही नहीं पाएगी, और जब तक पानी नमी वहाँ तक नहीं जाएगी तो उसके अंदर कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कीटाणु नहीं उगेंगे और हमारा फूड ख़राब नहीं होगा। इसलिए देखो पैकेट्स में जो अपन चिप्स वगैरह और ये सब लाते हैं ना, तो चाहे कितने ही 6 महीने पुरानी हो, वो कभी भी ख़राब होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा ही नहीं पाते, क्योंकि उनको ड्राई एयर से, या मतलब ऐसी एयर जो जिसमें कीटाणु ना लगे, उससे भर दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है, जिससे कीटाणु नहीं लगते। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैं आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। देखो, जो पेड़ होता है उसकी जड़ों पे कुछ ऐसे नोड्यूल्स, मतलब कुछ जड़ों के ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल है राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को लेकर उसको सिंपल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देता है। फिर उस नाइट्रोजन को ये जड़ें सोख लेती हैं और प्लांट अपने अंदर ले लेता है। प्लांट को भोजन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और ये हवा की नाइट्रोजन को काम में नहीं ले सकता, क्योंकि ज़्यादातर 78% नाइट्रोजन हवा में होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में। लेकिन उसको मिट्टी से सिंपल नाइट्रोजन ही चाहिए होती है। अब मिट्टी में नाइट्रोजन कहाँ से आए, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, तो उनके जड़ों में कुछ राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो हवा के नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरी है मिट्टी में नाइट्रोजन बने रहने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन बना रहेगा और उससे मिट्टी उपजाऊ रहेगी। अगर ये बैक्टीरिया नहीं हुए राइजोबियम नाम के, तो हमारी फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं रहेगी। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मतलब हवा में नाइट्रोजन और जो मिट्टी में नाइट्रोजन होती है उसका परिचालन कैसे होता है, कैसे हवा से मिट्टी में आती है और कैसे मिट्टी से वापस हवा में जाती है। तो इसको अपन पढ़ते हैं, देखो यहीं से पढ़ते हैं। आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे हवा में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। नाइट्रोजन जीवन में काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि प्रोटीन जो हमारे शरीर को ग्रो करते हैं वो नाइट्रोजन से बनते हैं। क्लोरोफिल जिससे फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट और अपना भोजन बनाता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस जो हर सेल का होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, और विटामिन में भी नाइट्रोजन होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं बता ही सकता हूँ, प्लांट्स और एनिमल हवा की नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन टू फॉर्म एटमॉस्फेयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये मैंने बता दिया कि कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट्स के बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, हरे रंग की एल्गी, जो हवा की नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देती है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन
इन कंपाउंड्स में मिट्टी में आ जाती है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स उस सिंपल कन्वर्ट की हुई नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं अपनी जड़ों से। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। तो प्लांट्स फिर प्रोटीन बनाने में और बाकी सारी चीज़ें बनाने में उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और फिर जब जानवर उन प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स जो प्रोटीन बनाया नीचे वाली ग्राउंड से नाइट्रोजन लेके, तो वो प्रोटीन एनिमल्स में आ जाते हैं और फिर वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी किस में आ जाते हैं, एनिमल्स में आ जाते हैं। तो यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी में डालता है, मिट्टी से प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स उसको लेकर उससे फूड बना लेते हैं और उस फूड को जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो वही नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एनिमल्स में आ जाते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present on the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compounds to be used by plants again। और जब प्लांट और एनिमल दोनों मर जाते हैं तो उनके अंदर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड जो मिट्टी से आए थे प्लांट्स में और प्लांट्स को खाने से आए थे एनिमल्स में, उनको क्या होता है जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उन नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को वापस सिंपल नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे तो मिट्टी में जब वो गलेंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो उस नाइट्रोजन को मिट्टी में छोड़ देगा उसी कंपाउंड में, सिंपल कंपाउंड में बनाकर, ताकि प्लांट्स वापस ले सकें, और कुछ नाइट्रोजन को क्या करेगा, वापस हवा में छोड़ देगा, ताकि हवा में से जो नाइट्रोजन मिट्टी में आई है उतना ही पर्याप्त मात्रा हवा में चले जाए और संतुलन बना रहे। Certain other bacteria convert some part of nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As the result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains same, more or less constant। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हवा में नाइट्रोजन की कमी कभी भी नहीं होती, वो 78% के आसपास ही रहती है, क्योंकि जितनी नाइट्रोजन फिक्शन बैक्टीरिया ने मिट्टी में डाली तो प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद दूसरे तरह के बैक्टीरिया उतनी नाइट्रोजन को उन प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ पे मतलब जाके उनको सिंपल नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके हवा में छोड़ देते हैं। तो देखो ये नाइट्रोजन साइकिल आपको दी गई है। हवा की नाइट्रोजन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन, एक सेकंड, एरो देखते हैं। हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लेते हैं और फिर बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ले लेते हैं और उन कंपाउंड्स को मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी से फिर कौन ले लेता है उनको, प्लांट्स ले लेते हैं। प्लांट्स को कौन खा जाता है, एनिमल्स। फिर एनिमल्स जब मर जाते हैं तो फिर वो उन कंपाउंड्स को कुछ बैक्टीरिया तो वापस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ वापस मिट्टी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल आपकी चलती है। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों हमारा चलो चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगली क्लास में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जिनको अच्छे से आपको साइंस के रजिस्टर में करना होगा, अच्छी हैंड राइटिंग में, क्योंकि स्कूल आते आपका सारा बाकायदा काम चेक होगा। और आप लर्न करते रहें, हर चैप्टर तैयार करते रहें, क्योंकि स्कूल जाते हैं फिर एग्जाम्स की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि पढ़ा आपको इतना दिया, एग्जाम्स अभी हुए नहीं है, तो स्कूल आते एग्जाम्स होंगे, तो रिजल्ट अच्छा रखना है, तो रेगुलर इनको याद भी करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।